विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में बता रहा हूं मैं, है ना। प्रतियोदा दर्पण पढ़ सकते हैं आप, अन्य बहुत सारी जो मैगजीन्स हैं उनसे क्या कर सकते हैं आप, राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि देश में अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ है उसके बारे में बता रहा हूं। पहले वहां से 1 नंबर मिलने की क्या है संभावना, 1 क्वेश्चन मिलने की संभावना है ना, 1 या 2। तो भाई किन किन राज्यों में चुनाव हुए, सबसे पहले तो ये याद करना आपने, तो राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, छत्तीसगढ़ में हुए, तेलंगाना में हुए और मिजोरम में हुए। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो इन चुनावों में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई भाई, क्योंकि 3 राज्यों में क्या हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी आ गई। किस किस में आई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की बनी और मिजोरम में जो स्थानीय दल है उनकी सरकार बनी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान को पढ़ रहे हैं। 30 सालों से वहां एक नियम चल रहा था कि जितनी बार चुनाव होगा उतनी बार क्या करनी है, सरकार बदलनी है। ये रिवाज था वहां का। इस रिवाज को कायम किया भाई राजस्थान के लोगों ने। क्या किया, इस रिवाज को कायम रखा और इस बार क्या कर दिया, कांग्रेस की जगह पर किसको जितवा दिया, बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस ने बहुत सारे वायदे किए थे, 7 गारंटियां दी थी, मतदाताओं को लुभा नहीं सकी कांग्रेस, और क्या हुआ, बीजेपी जीत गई। तो सबसे पहले जो याद करना है आपने, वो क्या याद करना है कि भाई राजस्थान में कितनी सीटें हैं टोटल विधानसभा की, तो 200 सीटें हैं। कितनी, 200 सीटों में से 199 के लिए मतदान हुआ। क्या हुआ, 199 के लिए मतदान हुआ। भाई 200 सीटों पर क्यों नहीं हुआ पूरा, क्योंकि श्री गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पे एक सीट में एक प्रत्याशी का निधन हो गया था, उसकी वजह से वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। तो 199 सीटों पर चुनाव हुआ। कब हुआ, 23 नवंबर 2023 को हुआ। कब हुआ, 23 नवंबर 2023 को हुआ। मतदान जो पड़ा अच्छा खासा पड़ा, 75.45%। इसका मतलब सत्ता परिवर्तन। जब बहुत ज्यादा परसेंटेज में मतदान होता है तो इसका मतलब क्या होता है, सत्ता परिवर्तन का संकेत मिलता है। तो 75.45% लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने क्या किया, मतदान किया। ठीक है, मोदी मैजिक चला फिर दोबारे। 115 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की। कितनी, 115 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की। कांग्रेस 69 पर सिमट कर रह गई। अगर मैं बताऊं 2018 से तुलना करूं तो 2018 में बीजेपी को सिर्फ 73 सीटें मिली थी, लेकिन देखो 2023 में 115 सीटें मिली। कितनी मिली, 2018 में कांग्रेस के पास 100 सीटें थी। कितनी, 100 सीटें थी, लेकिन 2023 में आते आते 69 सीटें रह गई खाली। कितनी रह गई, तो आपने जो याद करना है वो याद करना है कि बीजेपी को 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 सीटें मिली। क्या मिली भाई, बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए थे, लगभग 184 किए थे, लेकिन 2 ही जीते, खाली 2 सीटों पर विजयी रहे। भारी नुकसान जिसको बोलते हैं इलेक्शन में ना। तो प्रदेश विधानसभा हेतु 20 महिलाएं इस चुनाव में निर्वाचित हुई। कम है अभी प्रतिशत भाई, मैं तो ये बोल रहा हूं कि भाई जब पूरे देश में 50% महिलाएं और 50% पुरुष हैं, तो बहुत जल्दी यहां पर भी क्या हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगर 200 सीटें हैं तो 100 महिलाएं आए, 100 पुरुष आए। ठीक है ना। लेकिन अभी कितनी, 20 महिलाएं ही इस वाले चुनाव में राजस्थान में जीत कर आई हैं। पिछली बार 24 महिलाएं थी, 4 महिलाएं कम हो गई इस बार। ये अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या याद करना कि बीजेपी को भाई 115 सीटें मिली, कांग्रेस को 69 मिली, राष्ट्रीय लोकदल को नहीं मिली, भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली। भारतीय आदिवासी पार्टी को 3 मिली, बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 मिली, अन्य को 2 मिली, निर्दलीय जो थे 8 थे। तो टोटल 199 इनका निकालेंगे आप तो कितना हो गया, 199। 2 याद रखने हैं आपने, बीजेपी 115, कांग्रेस 69। ठीक है, राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे भाई, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, राजस्थान वालों से पूछेगा, वैसे आपके यहां तो नहीं आएगा। हीरालाल शास्त्री जी थे कांग्रेस के, 7 अप्रैल 1949 से 6 जनवरी 1951 तक रहे थे ये। ठीक है, उनके बाद CS वेंकटाचार्य बने, जय नारायण व्यास बने, लेकिन आपने अब उतना याद नहीं रखना। पहला मुख्यमंत्री याद कर लीजिए, हल्का फुल्का ध्यान रखिए, हीरालाल शास्त्री जी कांग्रेस के। और अब के याद रखने हैं आपने कि इससे पहले
अभी जो इलेक्शन से पहले जो सरकार चल रही थी वो अशोक गहलोत सरकार थी कांग्रेस की। 16 दिसंबर 2018 से 15 दिसंबर 2023 तक चली अशोक गहलोत जी की सरकार। ठीक है, 7 गारंटियां दी थी उन्होंने मतदाताओं को, लुभा नहीं सके। मोदी मैजिक चला और बीजेपी क्या हुई, विजित हुई। भजन लाल शर्मा जी बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। क्या बने? भजन लाल शर्मा जी ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हल्का फुल्का बता देता हूं कि भजन लाल शर्मा जी कौन है। पहली बार विधायक बने भाई। क्या बने? इसको बोलते हैं क्या, लेकिन पहली बार विधायक बने, लेकिन काफी समय से जुड़े हुए थे पार्टी से, है ना। तो उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया भाई। कहां से चुने गए थे वो? संगानेर से विधायक बने थे भाई। क्या बने थे? संगानेर जो विधानसभा सीट है, जो भजन लाल जी हैं, भजन लाल शर्मा जी, वो किस सीट के विधायक थे? संगानेर, राजस्थान की संगानेर सीट के विधायक थे। पार्टी में वो पहले प्रदेश महामंत्री रह चुके थे। ठीक है, अब वो मुख्यमंत्री हैं। और उन्हें जो शपथ दिलाई वो वहां के राज्यपाल यानी राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी ने दिलाई है। महामहिम कलराज मिश्र जी ने श्री भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। 15 दिसंबर 2023 को शपथ दिलाई। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं ना, तो क्योंकि हर राज्य में उस राज्य का राज्यपाल जो होता है वो शपथ दिलाता मुख्यमंत्री को। थोड़ा राज्यपालों का ध्यान रखना कि राजस्थान में कौन है, कलराज मिश्र जी हैं। मुख्यमंत्री ध्यान रखना आपने कि भजन लाल शर्मा जी हैं, पहली बार विधायक बने थे भाई, है ना। और इससे पहले क्या थे वो? इससे पहले क्या थे भाई? क्या थे? पार्टी के मतलब बीजेपी के प्रदेश महामंत्री थे। क्या थे? प्रदेश महामंत्री थे। ठीक है, अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलो जी, अब दूसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, है ना। मामा जी वहां पर कौन, पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, काफी सीनियर नेता। लेकिन वहां पर भी क्या कर दिया बीजेपी ने? ठीक है, जीत गई, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो किन्हें बनाया गया? मोहन सिंह यादव जी को बनाया गया। बीजेपी के 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए किन्होंने? मोहन यादव जी ने। किसने लिए? अच्छा, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो रविशंकर शुक्ल जी थे। कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी थे कांग्रेस के। 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक क्या रहे थे वो? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में भाई 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। 230 सीटें हैं। आपको विधानसभा सीटें याद करनी पड़ेंगी। जैसे आपने राजस्थान में कितनी की? 200। मध्य प्रदेश में कितनी? 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में कितनी है? मतदान कब हुआ? 17 नवंबर को हुआ। एक ही चरण में समाप्त हो गया। एक चरण मतलब अलग अलग चरणों में नहीं कराया गया, एक ही चरण में, एक ही दिन में पूरे मध्य प्रदेश में क्या करा दिया गया? 77.15% लोगों ने क्या किया? भाग लिया भाई इस चुनाव में। क्या किया? 77.15% लोगों ने भाग लिया। 230 सीटों के लिए फिर क्या हुआ? 230 सीटों पर पूरा मतलब सब पे इलेक्शन हुआ। तो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी। मामा जी बोलते हैं इनको शायद मध्य प्रदेश में, सभी के मामा हैं ये। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी। 15 वर्षों से सत्तारूढ़ जो बीजेपी थी उसको क्या हुआ था कि 2018 में कुछ विधायकों के त्यागपत्र के पश्चात कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी थी। क्या बनी थी? कांग्रेस सरकार बनी थी। बहुमत कायम नहीं हो पाया। 15 महीने बाद कांग्रेस को क्या करना पड़ा था? पिछली बार त्यागपत्र देना पड़ा था। सरकार गिर गई थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर क्या कर रहे थे? बीजेपी के मुख्यमंत्री, मतलब सरकार के मुख्यमंत्री थे। इतना समझ में आ गया? बीजेपी ने इस बार जो जीती है 163 सीटें जीती हैं। कितनी? जबकि पिछली बार सिर्फ 109 सीटें थी उनके पास। कितनी थी? और 114 जो सीटें थी वो कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार क्या हो गया? 2023 में बीजेपी के पास 163 सीटें थी। कितनी जीती? 163 सीटें जीती। कांग्रेस ने 66 सीटें जीती। भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती। बहुजन समाजवादी पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती। समाजवादी पार्टी निर्दलीय, समाजवादी पार्टी ने 1, निर्दलीय में भी कोई नहीं आया। तो 163 सीटें 230 में से, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्या इस बार जो महिलाएं जीत कर आई, महिलाओं की संख्या जो थी वो
पिछली बार तो 21 जीती थी, इस बार 27 महिलाएं जीती। कितनी? ये एक अच्छी खबर है कि पिछली बार 21 थी, इस बार कितनी? ठीक है। 16 वर्षों से भी अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे? शिवराज सिंह चौहान जी रहे थे, लेकिन उन्हें इस बार क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया गया। उनके स्थान पर उनकी सरकार ने मोहन यादव जी को क्या कर दिया? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और जो मोहन यादव जी थे वो पहले क्या थे? उच्च शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? उच्च शिक्षा मंत्री। ठीक है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार 2013, 2018, 2023 में निर्वाचित श्री मोहन यादव जी को जो राज्यपाल हैं महामहिम मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? महामहिम मंगू भाई पटेल। ठीक है। उन्होंने शपथ दिलाई 13 दिसंबर 2023 को। तो अब राज्यपाल याद रखना है आपने, कौन है यहाँ के? महामहिम मंगू भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? अब मोहन यादव जी हो गए। पहले क्या थे? वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, है ना। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में कभी उच्च शिक्षा मंत्री रहे, आज वो स्वयं क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। ठीक। तो प्रदेश में लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी योजना सहित पूर्ववर्ती शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को जारी रखने की घोषणा नए मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया था भाई, लाडली बहना ये योजना कहाँ की थी? ये मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान मामा जी की योजना थी। और लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी, शिवराज सिंह चौहान जी की योजना थी, मतलब सरकार की योजना थी, शिवराज सिंह चौहान सरकार की योजना थी। जो नए मुख्यमंत्री हैं कौन? मोहन यादव जी, उन्होंने कहा है कि ये योजनाएं यथावत चलती रहेंगी, भले अब क्या शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मैं इस योजना को क्या करता हूं? चलाता रहूंगा, जारी रखूंगा। ठीक है। ये बड़ी बात है। उसके बाद भाई छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। आज तक 4 मुख्यमंत्री हुए हैं छत्तीसगढ़ में, ये चौथे मुख्यमंत्री बने इस बार। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी जी थे। कौन? कांग्रेस के अजीत जोगी। अपने आप को वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे मैं आदिवासी मुख्यमंत्री। क्या? लेकिन क्या हुआ कि आदिवासी मुख्यमंत्री का दावा तो करते थे, लेकिन उनका जो आदिवासी प्रमाण पत्र था वो 4 वर्ष पूर्व भूपेश बघेल सरकार ने रद्द कर दिया था। क्या कर दिया था? भूपेश बघेल सरकार ने रद्द कर दिया था। तो पहले मैं 4 मुख्यमंत्री बता देता हूं आज तक छत्तीसगढ़ के। उत्तराखंड की तरह नहीं है वहां। उत्तराखंड में तो न जाने कितने मुख्यमंत्री हमने देख लिए। छत्तीसगढ़ में हमारे साथी तो बना था 4 मुख्यमंत्री देखे उन्होंने। एक तो थे आपके अजीत जोगी जी, ये बोलते थे मैं आदिवासी हूं, लेकिन इनका प्रमाण पत्र रद्द होने के बाद क्या हो गया कि अब जो नए मुख्यमंत्री है ना विष्णुदेव साय जी, ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री माने जाएंगे। अब क्या माने जाएंगे? अच्छा, अजीत जोगी जी के बाद बने थे रमन सिंह जी। कौन बने थे? ये बीजेपी के थे। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सलिस्ट एरिया है। क्या है? नक्सलवाद बहुत ज्यादा है वहां पर। यह भी बताया था मैंने आपको कि नक्सलवाद का जन्म कहां हुआ था? नक्सलवाद का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था, है ना। नक्सलवाद का जन्म वेस्ट बंगाल में कैसे हुआ था भाई? चारू मजूमदार और कानू सानियाल 2 नेता थे। उन्होंने क्या किया? वो माओवादी विचारधारा से प्रभावित थे। माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रभावित लोगों को क्या कहा जाता है? माओवादी कहा जाता है। ठीक है जी। तो चारू मजूमदार और कानू सानियाल ने, क्योंकि गरीबी थी, फसल लूट की एक घटना को अंजाम दिया, और वहां से क्या हुआ? एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको नक्सलवाड़ी आंदोलन बोलते हैं। तो जैसे हम नेपाल में माओवाद बोलते हैं, वैसे ही वेस्ट बंगाल में उसको नक्सलवाद बोला गया, क्योंकि गांव का नाम था नक्सलबाड़ी। क्या था? नक्सलबाड़ी। अब वो नक्सलवाद की जड़ें क्या होती गई? धीरे धीरे पूरे देश में कई राज्यों में क्या हो गई? फैल गई। छत्तीसगढ़ में सुना होगा आपने दांतेवाड़ा, बड़ा नक्सलिस्ट एरिया है। तो क्या हुआ कि रमन सिंह जी के समय में क्या हुआ कि इन्होंने सलवा जुडम चलाया। क्या चलाया? इन्होंने जो आदिवासी थे उन्हें हथियार बांट दिए। क्या कर दिए? इन्होंने कहा जब आप पे नक्सलवादी अटैक करेंगे, आपने भी क्या करना? उसका प्रत्युत्तर देना है। किससे? हथियारों से। अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई। उन्होंने कहा भाई हथियार ऐसे कैसे बांट रही हो भाई आपकी सरकार? ये कौन सा तरीका है हथियार बांटने का? है ना। हथियार किसी के हाथ में तब दिया जाता है, सबसे पहले उसको ट्रेन किया जाता है। ट्रेन खाली शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। हथियार रखने का मतलब क्या है? जितने भी आपकी फोर्सेज हैं उनको हथियार जरूर दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है कब उसका यूज करना है। जल्दी से यूज नहीं कर सकते हैं। आदिवासी को दे दिया, आदिवासी का क्या है? एक दूसरे पे मार देंगे। तो सारे हथियार फिर क्या किए गए? वापस किए गए। सलवा जुडम के
बाद जो किए गए वो क्या किए गए, सारे हथियार वापस लिए गए। किनसे? तो रमन सिंह जी उस समय बड़े चर्चाओं में रहे, और ये आपको पता है कि नक्सलिस्टों की हिट लिस्ट में थे उस समय। किसमें? नक्सलवादियों ने कई धमकियां दी, किनको? रमन सिंह जी को। ठीक है, उसके बाद भूपेश बघेल बने भाई कांग्रेस के। कौन बने? भूपेश बघेल। और अब जो बने विष्णुदेव सहाय बने बीजेपी के। 13 दिसंबर 2023 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिया? शपथ ली है। तो कहानी के रूप में समझ में आ गया, नक्सलवाद भी हल्का फुल्का समझा दिया मैंने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में भी टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? 90 है। कितनी है? जैसे हमने राजस्थान में पढ़ी 200, मध्य प्रदेश में पढ़ी कितनी? 230। ऐसी छत्तीसगढ़ में कितनी है? 90 है। ठीक है जी। और छठी विधानसभा चल रही थी वहां पर। कौन सी? तो इन सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में हुआ, 7 और 17 नवंबर। 7 नवंबर 17 नवंबर। तो 7 नवंबर को जो हुआ 20 सीटों के लिए हुआ, और 17 नवंबर को जो हुआ वो 70 सीटों के लिए हुआ। कितना? अब देखो ना कितना बढ़िया प्रतिशत है यहाँ पर। 76.31% लोग क्या कर रहे हैं? मतदान कर रहे हैं। अगर खाली 50, 51, 52% मतदान हो रहा है तो अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब मतदाता सोया हुआ है। क्या है? मतदाता सोया हुआ है। यहाँ पे 76.31% क्या हो रहा है? मतदाता क्या कर रहा है? मतदान करने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। पहले तो 100% हो, 100 ना हो तो 90 हो। ठीक है, 76.31%। ठीक है, अब क्या हुआ कि अच्छा पिछली बार इससे ज्यादा हुआ था, 0.6% कम था इस बार मतदान यहां पर। ठीक है, 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 15 सीटें जीती थी। कितनी? लेकिन इस बार 54 सीटें जीती। 15 थी 45, 15 चौको 60, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा सीटें जीती। यानी 2018 में छत्तीसगढ़ में जहां खाली 15 सीटों में सिमट गई थी कौन? बीजेपी। इस बार वहां पर 54 सीटें जीती बीजेपी ने। कांग्रेस पिछली बार 68 सीटें जीती थी। कितनी? 68। इस बार 35 में सिमट के रह गई। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आधा, लगभग आधा। कांग्रेस आधे पे सिमट के रह गई। तो भाई इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। कब किसको सत्ता पर बिठा दे, कब किसको सत्ता से उतार दे, है ना। तो क्या हुआ कि बीजेपी की सीटें याद रखनी है आपने, 54 सीटें। 90 में से 54 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने। और कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 35 सीटें जीती। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 1 सीट जीती। बाकी ना तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीत पाई, ना बसपा जीत पाई। यहां पर पिछली बार इन्होंने 5 और 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार नहीं जीत पाए। ठीक है, तो भाई 54 सीटें जीतकर एक बार पुनः सत्ता में वापसी की है किसने? बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, है ना। और छत्तीसगढ़ में ऋण माफी और मुफ्त शिक्षा ये वायदे किए थे किसने? कांग्रेस ने। लेकिन क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा कि भाई साहब हम ऋण माफी से क्या करेंगे और हम मुफ्त शिक्षा का क्या करेंगे, पहले हमें विकास की मूल जरूरतों की तो आप उपेक्षा कर रहे हो। विकास की मूल जरूरतों की अगर आप उपेक्षा करते हो तो हम ऋण माफी और मुफ्त शिक्षा से क्या करेंगे? मुफ्त नहीं चाहिए हमें, हम नई सरकार चुनेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? वहां पे जो मुख्यमंत्री थे कौन? भूपेश बघेल। उनकी सरकार नहीं जीत पाई, है ना। अब क्या? विधानसभा हेतु निर्वाचित महिला विधायक अगर मैं बोलूं तो इस बार कितनी? 19 महिलाएं जीती हैं वहां पे। पिछली बार 13 महिलाएं जीती थी। ये अच्छी खबर है छत्तीसगढ़ में कि महिलाओं की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। राजनीतिक चेतना जाग रही है, महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है। तो 19 सीटें जीती हैं, पिछली बार 13 थी। 6 सीटें क्या हो गई? महिलाओं की ज्यादा आई है। ये जो हैं कौन? विष्णुदेव साहे जी, ये लगभग 59 वर्ष के हैं। कितने? 59 वर्षीय आदिवासी नेता हैं। तो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन हो गए? विष्णुदेव सहाय। मैंने कहा अजीत जोगी जी भी अपने आप को बोलते थे कि मैं आदिवासी हूं, लेकिन क्योंकि इनका प्रमाण पत्र क्या हो गया? भूपेश बघेल सरकार ने रद्द कर दिया है, बोला है कि आप आदिवासी नहीं हो, इसलिए पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव सहाय है। ठीक है, राज्यपाल जो है छत्तीसगढ़ के वो महामहिम कौन है? विष्णुभूषण हरिचंद्रन। महामहिम विष्णुभूषण हरिचंद्रन। तो आपने मुझे फिर दोबारा बताना है। राज्यपाल बताइए मैंने कौन कौन बताए? कलराज मिश्र जी बताए मैंने, कहां के? राजस्थान के। ठीक है, मध्य प्रदेश के महामहिम कौन बताए मैंने? महामहिम लगाए नाम के आगे, महामहिम मंगू भाई पटेल जी बताए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मैंने कौन बताए?
महामहिम विष्णुभूषण हरिचंद्रन जी, ठीक है। तो इन्होंने फिर शपथ दिलाई भाई किनको, विष्णुदेव साय जी को। कहां पर दिलाई, रायपुर में दिलाई, साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ठीक है। मोदी जी भी आए शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। अब विष्णुदेव साय की अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं तो क्या है, ये 4 बार तो सांसद रहे भाई, छोटे मोटे नेता नहीं है क्या। 4 बार सांसद रहे, 1 बार केंद्र में मंत्री रहे, 3 बार विधायक रहे, 2 बार प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो विष्णुदेव साय जी को राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, ठीक है। अच्छा, कहां से जीते, राज्य के जसपुर जिले की कुनकुरी सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए कौन, विष्णुदेव साय जी, ठीक है। अब अजीत जोगी, रमन सिंह जी, भूपेश बघेल जी के बाद चौथे मुख्यमंत्री बन गए छत्तीसगढ़ के कौन, विष्णुदेव साय जी। चलो जी, अब अगला आता है तेलंगाना। क्या तेलंगाना में कितनी सीटें हैं, सबसे पहले ये याद कर लो, 119 सीटें हैं। कितनी है, 119 सीटें हैं। कितनी है भाई। दूसरा मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जी बने हैं। कौन बने हैं, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जी बने हैं, ठीक है। 119 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ तेलंगाना में कब, 30 नवंबर 2023 को हुआ। 71.34% मतदान हुआ, ठीक ठाक हुआ, 71.34% मतदान हुआ। आपको पता है कि 2018 में इस तेलंगाना में बीआरएस जीती थी। कौन जीती थी, भारतीय राष्ट्र समिति, बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति। इसने 88 सीटें जीती थी, इस बार खाली 39 सीटों में सिमट कर रह गई। कांग्रेस ने पिछली बार केवल 19 सीटें जीती थी, इस बार कितनी, 64 सीटें जीती। कितनी, तो 2 याद रखने हैं आपने, एक तो कांग्रेस ने 64 सीटें जीती भैया कहां, तेलंगाना में। दूसरा जो भारतीय राष्ट्र समिति है, बीआरएस ने 39 सीटें जीती, और भाजपा ने 8 सीटें जीती। कितनी, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल मुसलमीन, इन्होंने 7 सीटें जीती, ठीक है। AIMIM बोलते हैं इसको, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तिहादुल मुसलमीन, AIMIM ने कितनी, 7 सीटें जीती। अन्य पार्टियों ने 1 सीट जीती खाली। कितनी सीट जीती, तो क्या है कि पिछले 2 कार्यकालों में सत्ता में रही भारतीय राष्ट्र समिति, बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, बीआरएस। पहले इसको बोलते थे टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति बोलते थे, लेकिन अब क्या बोलते हैं इसको, भारत राष्ट्र। बड़ा अंतर आता है तेलंगाना और भारत से, ठीक है। पहले बोलते थे तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब बोलते हैं भारत राष्ट्र समिति। कि भारी पराजय की सामना करना पड़ा, यानी 88 से 39 में सिमट रहे तो भारी पराजय हुई, है ना। कांग्रेस ने 64 सीटें जीत ली, बहुमत प्राप्त कर लिया, नई सरकार का गठन हो गया, ठीक है। जो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, यानी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे चंद्रशेखर राव, केसीआर, चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस, है ना। जब चंद्रशेखर राव बने थे तब इसका नाम था टीआरएस, बाद में इसका नाम क्या हो गया, बीआरएस, ठीक है। ने कभी 88 सीटों पर विजय प्राप्त की थी 2018 में, लेकिन अब इस बार कितनी रही, खाली 39 सीटें रही इनके पास, ठीक है। तो भाई अब क्या 8 सीटों पर बीजेपी जो थी वो खाली 8 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकी। अब जो रेवंत रेड्डी जी हैं मुख्यमंत्री, कहां के, तेलंगाना के, तो 54 वर्षीय हैं भाई रेवंत रेड्डी जी। इन्होंने 7 दिसंबर को हैदराबाद में एलवी स्टेडियम में क्या किया, शपथ ली। शपथ किसने दिलाई, महामहिम तमिलीसाई सुंदरराजन, जो राज्यपाल हैं तेलंगाना के, वो कौन है, तमिलीसाई सुंदरराजन जी ने शपथ दिलाई, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना आपको पता ही है किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था, 2014 में अलग हो गया था, ये पता है। 2014 में तेलंगाना का गठन हो चुका था। तो तेलंगाना के वो दूसरे मुख्यमंत्री हैं भाई, क्या है, दूसरे मुख्यमंत्री। इससे पहले कौन थे, के चंद्रशेखर राव, केसीआर क्यों बोलते हैं, के चंद्रशेखर राव, केसीआर, शॉर्ट में बोलते हैं ना केसीआर, ठीक है। अब जब दूसरे मुख्यमंत्री बने कौन,
रेवंत रेड्डी, तो इन्हें लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि ये लोकसभा सदस्य थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इन्हें वहां से त्यागपत्र देना पड़ा। 6 दिसंबर को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, है ना। तो इनके फिर ऐसा होता है भाई, जो पार्टी, जिस पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो वहां कौन कौन जाते हैं, फिर कांग्रेस वाले जाएंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कांग्रेस संसदीय दल की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, श्रीमती सोनिया गांधी गई। जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी भी गए, प्रियंका गांधी गई शपथ ग्रहण समारोह में, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने क्या क्या याद करना है, एक तो मुख्यमंत्री का नाम श्री रेवंत रेड्डी जी, कांग्रेस के, कहां पर, तेलंगाना में। राज्यपाल महामहिम तमिली साई सुंदरराजन ने शपथ दिलाई। कब दिलाई ये भी याद रखना है आपने, 7 दिसंबर को। एलवी स्टेडियम जो है वो हैदराबाद में, एलवी स्टेडियम कहां पर है, हैदराबाद में है। कांग्रेस ने 64 सीटें जीती और बीआरएस ने 39 सीटें जीती, बीजेपी ने खाली 8 सीटें जीती। क्लियर हो गया। और ऑल इंडिया मुसलमीन इत्तेहादुल AIMIM है ना, 7 सीटें जीती है। अब अगला जो राज्य है भैया जहां इलेक्शन हुए वो है मिजोरम, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम। यहां पर कितनी सीटें हैं विधानसभा की, 40 सीटें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 170वें आर्टिकल में लिखा हुआ कि 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 40। तो क्या है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या है, सीटें 60 से कम हैं, वहां पर यह बोला जाता है कि इनको माना जाए ऐसे, क्योंकि जनसंख्या कम है ना। तो संविधान के हिसाब से हर जगह पे नहीं चला जा सकता। तो 40 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, कितनी, अब जैसे कुछ पुदुचेरी मेरे ख्याल से विधानसभा में शायद कितनी 32 सीटें हैं, वहां पर 32 सीटें हैं। आपने ये भी ध्यान रखना है कौन कौन से राज्य हैं जहां 60 से कम है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां 60 से कम है ना। भाई जैसे NCR दिल्ली है वहां 70 है, ठीक है, लेकिन पुदुचेरी में जो है वो कितनी है, 32 है, चेक करो, है ना। और वो राज्य भी चेक करो जहां जहां पर 60 से कम है। एक तो हो गया मिजोरम, और कौन से राज्य हैं बताओ, तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम, 40 सीटों के लिए मतदान हुआ, 7 नवंबर को संपन्न हुआ, है ना। 5 वर्षों से जो वहां पे सत्तारूढ़ दल था, मिजो नेशनल फ्रंट, MNF बोलते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें इस बार प्राप्त हो सकी हैं खाली। कभी वो 26 सीटें जीती थी उसने, मिजो नेशनल फ्रंट ने। इस बार कितनी जीती, खाली 10 सीटें जीती। और इस बार ZPM पार्टी ने जीती हैं 27 सीटें। कितनी, कहा तो पिछली बार 2018 में 8 सीटें जीती थी, इस बार कितनी जीत ली उन्होंने, 27 सीटें, है ना। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 21 सीटें, लेकिन इन्होंने जीत ली कितनी, 27 सीटें, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन बने भाई, लाल दुहोमा बने। कौन बने, लाल दुहोमा, किसके, ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लाल दुहोमा। कौन बने, लाल दुहोमा बने, ठीक है। तो भी भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और पूर्व वर्षों में कांग्रेसी सांसद रहे लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली स्थानीय पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट, कौन सा, जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटों पर विजय हासिल करके सत्ता पर कब्जा किया इस बार, ठीक है। 1 सीट कांग्रेस को मिली, भाजपा को 2 सीटें मिली, ठीक। तो आपने जो खास ध्यान रखना है, एक तो मिजोरम में कितनी सीटें हैं, 40 हैं। दूसरा याद रखना है मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपने बोलना है कि ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के कौन, लाल दुहोमा जी मुख्यमंत्री बने हैं। और लाल दुहोमा जी भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी भी रह चुके हैं। पहले ये कांग्रेस में थे, कांग्रेसी सांसद रहे थे कभी लाल दुहोमा जी। अब बाद में उन्होंने अपनी क्या बनाई, क्षेत्रीय पार्टी बनाई या स्थानीय पार्टी बनाई, जिसका नाम क्या था, जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है। तो इससे पहले जो वहां पे थे मुख्यमंत्री वो कौन थे, 2018 से जो अभी तक मुख्यमंत्री थे उनका नाम था क्या, वो थे मिजो नेशनल फ्रंट के जोराम थांगा। कौन थे, जोराम थांगा। तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। और ZPM के नेता लाल दुहोमा क्या कर दिया उन्होंने, 5 दिसंबर को, बल्कि 8 दिसंबर को राजधानी जो आइजोल है वहां पर क्या किया, शपथ ली उन्होंने। अब शपथ किसने दिलाई, तो राज्यपाल महामहिम हरि बाबू। राज्यपाल कौन है मिजोरम के, महामहिम हरि बाबू, महामहिम हरि बाबू जी ने शपथ दिलाई, ठीक है जी। और साथ में इन्होंने कहा है भाई
इन्होंने ZPM के जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट 27 सीटों वाले जो मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा जी, इन्होंने कहा मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। की क्या नहीं होऊंगा? अब देखते हैं किसी बड़ी नेशनल पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। चलो, तो भाई मिजोरम के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो जोरामथांगा थे पहले, उनके नेतृत्व में मिजोरम नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट ने 3 बार 1998 में, 2003 में, 2018 में चुनाव जीता था, सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन वहां की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। और इस बार ZPM जोरम पीपुल्स मूवमेंट के लाल दुहोमा जी की सरकार बनाई, 27 सीटें दी उनको। और इस प्रकार अब मैं अगर बोलूं देश में भाई 12 राज्यों में अब पूर्णतः भाजपा शासित राज्य हो चुके हैं। कितने? आपको पता होना चाहिए देश में कितने राज्यों में भाजपा का शासन है, कितने राज्यों में पूर्णतः कांग्रेस शासित राज्य हैं। तो मैं बता दूं जहां पर पूरी भाजपा आ रखी है वो 12 राज्य हैं। कितने हैं? उत्तर प्रदेश है, योगी जी है ना, अजय सिंह बिष्ट जी, ठीक है। उत्तराखंड में आपको पता है धाकड़ धामी है ना, सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपको पता है गुजरात में बीजेपी है, गोवा में बीजेपी है, असम में बीजेपी है, त्रिपुरा में बीजेपी है, मणिपुर में बीजेपी है, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी, राजस्थान बीजेपी, छत्तीसगढ़ बीजेपी, हरियाणा बीजेपी। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कितने राज्य हैं जहां 60 से कम है? पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं, सॉरी 30 सीटें हैं। पुदुचेरी में 30 सीटें हैं और सिक्किम में 32 सीटें हैं। उसको सही कर देना भाई, सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में भी 40। तो ये अपवाद है दरअसल। क्या है? आर्टिकल 170 के अपवाद है। क्या है? देखो यूनियन टेरिटरी के लिए तो नहीं बोल सकते हम। पुदुचेरी में 30 सीटें हैं, ठीक है, पर सिक्किम जो है वो राज्य है, वहां 32 सीटें हैं। आपने कहा मिजोरम में 40 सीटें हैं, गोवा में 40 सीटें। तो ये याद रखना आपने, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन रहेगा भी, ठीक है। आर्टिकल 170 भी याद रखना आपने। क्लियर हो गया? तो 12 राज्य जहां पर पूर्णतः भाजपा शासित राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के तो 5 सांसद बीजेपी के है ना, और पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। कहां? तो गुहार लगाओ कि भाई जल्दी जल्दी फॉर्म निकालो हमारे लिए, पेपर समय पर कराओ। क्या कराओ? 3-3, 4-4 साल बाद बाल सफेद हो गए पीसीएस वालों के, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो जल्दी जल्दी करो भाई। उत्तर प्रदेश तो 9 महीने में क्या कर रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू सब खत्म करके क्या कर रहा है, नियुक्ति दे रहा है। और उत्तराखंड में क्या हो रहा है, एक साल सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही है, अगले साल क्या हो रहा है, प्री हो रहा है, उससे अगले साल मेंस हो रहा है, उससे अगले साल फिर इंटरव्यू होगा, फिर उससे अगले साल क्या होगा, नियुक्ति होगी। तो ऐसे तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा भाई। ऐसे में तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ पाएगी फिर, है ना। तो भाई ऐसा मत करो। तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये पूर्णतः भाजपा शासित है। पूर्णतः कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वो 3 है। पूर्णतः बोलते हैं मतलब पूरी जो कांग्रेस की सरकार है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 3 ही है, चौथा नंबर देगा वो तो वो आंसर में नहीं होगा। 3 कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, है ना। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। हिमाचल प्रदेश वालों ने तो कहा कि भाई वहां सरकारी जो कर्मचारी है उन्होंने कहा कि भाई पेंशन दो हमें। क्या दो? अब देखो घोषणा तो हुई है, देखते हैं। जब देश गरीब था तब पेंशन मिलती थी, जब से देश अमीर हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो फिर पेंशन बंद कर दी सरकारी कर्मचारियों की। यूज एंड थ्रू हो गया ये तो, है ना, यूज किया। और ये गलत है। जिन लोगों ने अपने 60 साल मतलब अपने जीवन के क्या कर दिया, सरकारी सेवाओं को दे दिया, तो उनको जीवन यापन के लिए क्या करना चाहिए, पेंशन तो होनी चाहिए। पेंशन उनको भी होनी चाहिए, और अगर वो पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी पेंशन होनी चाहिए। मृतक आश्रित जैसे क्या होनी चाहिए, योजनाएं भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता कि पता चला कि पिताजी का कार्यकाल तो बड़ा अच्छा था, सरकारी पद पर थे, पिताजी गए तो फिर क्या पूरा परिवार क्या हो जाता है, फिर जब किस प्रकार काम करेंगे फिर। देश जब गरीब था तब पेंशन थी, देश जब से अमीर हो रहा है पेंशन बंद। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो बोझ है वैसे पेंशन, लेकिन भाई देना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना।
पूर्णतः कांग्रेस शासित 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी है ना, चुनाव चिन्ह झाड़ू, तो पंजाब और दिल्ली, ये 2 जगहों पर क्या है? आम आदमी पार्टी है, पूर्णतः आम आदमी पार्टी है। अब मैं अगर बोलूं कि भाजपा जहां सत्ता में है सहयोगी पार्टियों के साथ, मतलब गठबंधन वाली जो सरकार है वो कहां कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है भाई, मेघालय में है, नागालैंड में है, सिक्किम में है। कहां कहां? महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। अच्छा, जहां कांग्रेस सत्ता में है गठबंधन करके, वो कौन कौन से हैं? बिहार है, झारखंड है ना। जैसे तमिलनाडु में भी कांग्रेस सत्तारूढ़ डीएमके के साथ गठबंधन में है, किंतु सरकार में शामिल नहीं है, है ना। तो भाई देश में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा 6 पार्टियों को ही है भाई, नेशनल पार्टी। अब ये मैं बताऊंगा आपको, जब पॉलिटी पढ़ा रहा हूंगा तो वहां पे बताऊंगा कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है। भाई 3 तरह के होते हैं ना, एक तो होता है राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है और क्षेत्रीय दल का दर्जा कब मिलता है। तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स पूरे करने होते हैं, कुछ सीटों पर विजय प्राप्त करनी होती है, या करके लिखा होता है, अथवा करके कि लोकसभा में इतनी या विधानसभाओं में इतने प्रतिशत मतदान पड़ना चाहिए ना। फिलहाल पहले याद करो कि 6 पार्टियां कौन कौन सी हैं। भाजपा नेशनल पार्टी है, भाजपा क्या राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी जिनको बोलते हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, ये भी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। और आम आदमी पार्टी भी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। इस समय 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कितनी? 6, ठीक है। तो भाई ये याद करना है आपने, क्लियर हो गया। अच्छा, क्या फायदा मिलता है? माना केंद्र में भी एक सरकार हो, राज्यों खूब सारे बड़े बड़े राज्यों में भी वही सरकार हो, तो क्या फायदा मिलता है बताओ। दरअसल 3 तरह से संविधान संशोधन होते हैं, सुना है आपने। एक तो हो गया 50% + 1 संविधान संशोधन, उनको तो गिना भी नहीं जाता है, वैसे लाखों हो गए होंगे जब से देश बना। एक होते हैं 2/3 बहुमत से, यानी लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत, अब राष्ट्रपति के साइन तब जाके संशोधन हो गया, ठीक है, उनके नंबर पड़ते हैं। एक होता है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। क्या चाहिए होता है? आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो ऐसे में क्या होता है कि जब एक केंद्र में भी वही पार्टी है, राज्यों में भी वही पार्टी है, तो इसका फायदा मिलता है क्या? बड़े डिसीजन लेने में, जो बड़े संशोधन होते हैं, मतलब जहां पर हम बोलते हैं कि कठोर बड़ा क्या है? अनम्य है भैया, बहुत ही कठोर है संविधान हमारा, बहुत अनम्य है संविधान, क्या है? बहुत कठोर है, जल्दी से संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में संशोधन हो सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 तो क्या हो गए? बीजेपी के पूर्णतः भाजपा शासित राज्य हो गए, और प्लस भाजपा शासित अन्य राज्य कितने हो गए? 4 हो गए। तो 12 और 4 कितने हो गए? 16 हो गए। कितने हो गए? 16 हो गए। टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। 28 में आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा, तो कितने चाहिए? 15। तो आंकड़ा पूरा कर लिया है बीजेपी ने। ये सही समय है बिल्कुल कि इस समय क्या हो सकता है कि वो संशोधन भी किए जा सकते हैं जिसमें दोनों सदनों में, यानी लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि 12 तो करेंगे, और साथ में ये 4 राज्य हैं क्या, तो इस समय इस प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? संशोधन किए जा सकते हैं। पर अब समस्या यह है कि ठीक है, आपका इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया, देश का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको बोलते हैं, वो आ चुका है, ठीक है। देश की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, देश का बजट भी पास हो चुका है। लेकिन ये बजट जो है वो थोड़े समय के लिए है। इसके बाद फिर दोबारा अब आपको मार्च के बाद आपकी आचार संहिता लग जाएगी, नए चुनाव होंगे, नई सरकारें बनेंगी, फिर दोबारा बजट आना है, ठीक है। तो पढ़ लो बजट, क्योंकि भाई अब बजट तो आएगा जुलाई में, अब जब नई सरकार गठित होगी, है ना। तो अब ये देखना है हमने कि ये सरकार दोबारा वापस होती है या कोई नई सरकार बनती है, क्या होता है। लेकिन बजट जो इंपॉर्टेंट होगा, अब अभी तो आईएएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, वो अभी का है। लेकिन अब जो उसके बाद वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए जुलाई वाला बजट क्या होगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूं भाई, संविधान के आर्टिकल 370 को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार का निर्णय
वैध कर दिया किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, समय बता दीजिए। 370 पता है? 40 बता देता हूं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और। जम्मू कश्मीर के भारत में औपचारिक विलय के बावजूद जम्मू कश्मीर को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से एक अस्थायी प्रावधान, ध्यान देना, अस्थायी प्रावधान था ये। क्या था? अस्थायी प्रावधान के तौर पर आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था, जो इस राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था। भैया आपको पता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया? कब किया? 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया कि नहीं किया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करना था। लास्ट में क्या मतलब, संविधान लगभग बन गया था। लास्ट में 17 अक्टूबर 1949 को 370 क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ी गई। क्या की गई? अगर कुछ दिन का फेर हो जाता, 26 नवंबर तक अगर यह काम नहीं होता तो इतनी समस्या नहीं आनी थी। ठीक है, आप खुद सोच लो, 17 अक्टूबर 1949 और 17 नवंबर, एक महीना, और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी एक महीना 9 दिन पहले, यानी संविधान को अडॉप्ट करने से एक महीना 9 दिन पहले ये जोड़ दिया इन्होंने। क्या? 370। अब 370 जोड़ा तो राज्य को विशेष दर्जा दे दिया। ठीक है जी, दे दिया। इस अनुच्छेद की यानी 370 के प्रावधान ये थे, प्रोविजन ये थे कि भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, ये 3 चीजें याद रखनी है आपने। भारत की संसद को जम्मू कश्मीर के मामले में रक्षा, डिफेंस जिसको बोलते हैं, विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स, और तीसरा संचार यानी कम्युनिकेशन, है ना। ये 3 चीजों के विषय में कानून बनाने का अधिकार तो था, किंतु अन्य किसी मामले में कानून लागू कराने के लिए राज्य सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी। क्या पड़ती थी? अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती थी। तो भाई 3 पर तो पूरा अधिकार था। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 फॉरेन अफेयर्स, नंबर 3 संचार। ये 3 चीजें याद रखनी है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है जी, बढ़िया है। पर ये जो मोजा पकड़कर गरेबान पकड़ा गया ना, इससे आज तक क्या कर रहे थे? झेल रहे थे 370। अब क्या हुआ? और साथ में मैंने बता दिया ये अस्थायी था। क्या था? अस्थायी था। अब क्या हुआ कि इस अनुच्छेद की वजह से संविधान में धारा 356 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो सकती थी। पहले क्वेश्चन आते थे, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन के साथ साथ राज्यपाल शासन भी लगता है? तो वो जम्मू कश्मीर था। वो खत्म हो गया भाई। क्या हो गया? बड़ा अलग सा पढ़ना पड़ता था, बड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता था हम लोगों को भी, है ना। यानी राष्ट्रपति शासन 356 भी लगाने के लिए क्या पहले अनुमति लेनी पड़ रही है, या राज्यपाल शासन लग रहा है वहां पर? क्या लग रहा है? लेकिन अब नहीं लगेगा, क्योंकि 370 क्या हो गई। इसी से संबंधित एक अन्य अनुच्छेद था भाई 35 है। क्या था? 35 है। ये 14 मई 1954 से पहले से कश्मीर में बसे लोगों को वहां का स्थायी निवासी माना जाता था। 35 के अनुसार क्या माना जाता था? डेट याद करनी पड़ेगी आपको। 35A में डेट याद करनी, 14 मई 1954 से पहले जो कश्मीर में बसे हुए लोग थे वो वहां के स्थायी निवासी माने जाते थे। दूसरे किसी भी भारतीय को राज्य में जमीन लेने का अधिकार नहीं था। यानी आर्टिकल 19 वाला जो था ना क्लॉज, बसने का, है ना, बसने का अधिकार, कौन सा? 19(1) ABCDE 19(1) वाला अधिकार नहीं था। ठीक है, यानी आप कश्मीर में क्या नहीं ले सकते? जम्मू कश्मीर में क्या नहीं ले सकते? जमीन नहीं ले सकते थे। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? और ना ही किसी जो कश्मीर में बसे हुए लोग थे, ना ही उन्हें स्थायी निवासी माना जाता था। क्या नहीं माना जाता था? इवन वहां जब वो राज्य बना तो वहां की सरकार ने मांग की कि सफाई कर्मचारी चाहिए हमें, तो बहुत सारे सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। तो कायदे से वो जो थे वो शेड्यूल कास्ट थे, उनको कायदे से रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य था जहां शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। ठीक है, क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो बाद में गए। वो 14 मई 1954 से पहले जो रह रहे थे, क्योंकि SC कैटेगरी नहीं थी वहां पर, तो
जो मंगाए गए वहां पर, तो उनके बच्चे ना तो स्थायी निवासी माने गए, ना उनको रिजर्वेशन मिला। बहुत समय तक क्या हुआ, गुहार लगती रही कि भाई कुछ करो, भाई रिजर्वेशन दो। सारे राज्यों में क्या रिजर्वेशन है, यहाँ पे क्यों नहीं है? तो अब हो गया भाई 370 खत्म। 35A द्वारा जो स्थायी निवासी नहीं माना जाता था, तो अब वो सारे स्थायी निवासी हो गए। ठीक है, जमीन लेने का अधिकार मिल गया, सरकारी नौकरियों में आवेदन का अधिकार भी मिल गया। इतना समझ में आ गया? तो 5 अगस्त 2019 की डेट याद रखनी है आपने। क्या रखनी है, पता है ना आपको? 5 अगस्त, 6 अगस्त, कुछ याद आया? अमरनाथ की यात्रा चल रही थी, अचानक से आर्मी का क्या किया गया? अरे भाई बहुत बड़ी योजना थी, आर्मी भेजी गई, बोला गया भाई आतंकी हमला हो सकता है अमरनाथ कहां यात्रा पर। आर्मी जाती रही, पाकिस्तान भी डर गया, इतनी आर्मी क्यों आ रही है? आर्मी जाती रही और क्या हो गया, हजारों की क्या हो गई वहां पर जमावड़ा हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? तैयारी चल रही थी किसकी? इसको करने की। 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? और मोदी सरकार ने किया ये। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 और 6 अगस्त को, आपको पता है 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया। 370 को रद्द कर दिया गया। 370 के रद्द होने के साथ ही आर्टिकल 35A जो है, जो अनुच्छेद 35 है, वो अपने आप ही क्या हो गया? अमान्य हो गया। इससे भूमि, रोजगार और कारोबार के मामले में वहां के लोगों को विशेषाधिकार जो दिए गए थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, मतलब अब सबको मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 370 समाप्त करने के विरुद्ध भाई सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं लगी। कितनी याचिकाएं लगी? 23 याचिकाएं लगी। 23 याचिकाएं लगी और 23 याचिकाओं में जो याचिका करता थे भाई कौन थे? कपिल सिब्बल, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल जी, गोपाल सुब्रमण्यम जी, है ना, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे, ये ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्होंने क्या किया? इसके विरुद्ध 23 याचिकाएं क्या की। अब जो इधर से बैठे कौन भाई? इधर से जिन्होंने अपनी जिरह की सुप्रीम कोर्ट में, वो थे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी, है ना। आर वेंकट रमणी कौन है? अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल समझते हो? महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी। आर्टिकल 76, आर्टिकल यानी विधि संबंधी जो भी मामले होंगे भारत सरकार के, वो उस पर जो करेंगे क्या, मतलब जो पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल होंगे। साथ में कौन हुए भाई? कौन हुए साथ में? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हुए। कौन हुए? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे हुए, राकेश द्विवेदी हुए, वी गिरिजी हुए। इन सब ने अपनी जिरह पेश की और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश थे वो कौन कौन थे? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ थे, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल थे, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना थे, न्यायमूर्ति BR गवई थे और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3 हिस्सों में फैसला सुनाया और उन्होंने कहा, क्या कहा? कि भैया जो फैसला था ना 370 समाप्त करने का, वो बिल्कुल क्या था? संवैधानिक था। क्या था? तो इन्होंने, संविधान पीठ ने, मैंने बताया आपको 5 कम से कम बैठने चाहिए जब भी कभी क्या होता है ना। तो संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 को अपने ऐतिहासिक फैसले में जो 370 हटाए जाने के विरुद्ध दायर याचिकाएं थी, उसको सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने 11 दिसंबर 2023 के अपने ऐतिहासिक फैसले में खारिज कर दिया तथा इस मामले में केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 को याद करना आपने, 11 दिसंबर 2023 को याद करना है। जो उच्चतम न्यायालय का फैसला आया वो 11 दिसंबर 2023 को आया। जो संसद ने खत्म किया था 370, वो किया था 5 अगस्त 2019 को। इस फैसले को संविधान पीठ ने वैध ठहराया। क्या ठहराया? वैध है। कि क्या है? अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले के विरुद्ध आपको मैंने बता दिया 23 याचिकाएं थी। साथ में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 11 दिसंबर 2023 के फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 के मामले में 5 अगस्त 2019 को जो फैसला केंद्र सरकार ने किया था वह सही था और बरकरार रहेगा। मुख्य न्यायाधीश के फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। क्या था?
तथा जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता समाप्त हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला सुनाने का पूरा अधिकार था। क्या था? लेकिन साथ में एक चीज और कही इन्होंने अपने फैसले में कि जम्मू कश्मीर को शीघ्र ही राज्य का दर्जा प्रदान करने और 30 सितंबर 2024 तक वहां चुनाव कराने के निर्देश शीर्ष अदालत ने दिए हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी यूटी बनाया ये जम्मू कश्मीर, हो सकता है कि इसको राज्य का दर्जा दें और वहां पर क्या हो, इलेक्शन करवाएं। क्या करवाएं? देखो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इलेक्शन तो होने हैं, ये तो पक्का है। लेकिन जो डेट दे दी ना 30 सितंबर 2024, ये जल्दी दे दी। अब खैर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि इतने कम समय में अब राज्य का दर्जा भी देना है और साथ में इलेक्शन भी कराने हैं। तो अब देखते हैं केंद्र सरकार, जो नई केंद्र सरकार आएगी वो क्या करती है ना। तो ये इतना मैंने आपको आज बता दिया, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आगे का करंट इवेंट बताऊंगा, ठीक है।